हाँ, तो प्यारे बच्चों, देख रहे थे हम लोगों ने मैप देखा अभी, तो ये नदियाँ इधर से निकलती हैं। जलोढ़ मिट्टी की एक आकृति भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही होगी ना, किस तरीके की होती। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे हम नदी घाटी के जो मुहाने होते हैं उनमें ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, जो कणों का आकार क्या है, बढ़ता चला जाता है ना। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वारचो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। मतलब इस तरीके की जो मृदाएं हैं कहाँ पाई जाती हैं, जो तराई के, मतलब नदियां जहाँ से ऊपर से बह के आती हैं और थोड़ा तराई जैसा मैदान हो जाता है, वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मतलब जो कणों के आकार और घटकों के अलावा मृदाओं की जो पहचान है वो आयु से भी होती है। मतलब ये कितनी पुरानी है। तो आयु के आधार पर भी जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की हैं। पुराना जलोढ़ जिसे क्या कहते हैं, बांगर, और नया जलोढ़ जिसे क्या कहते हैं, खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब जो बांगर होती है, पुराना जलोढ़ होता है, उसमें क्या होती है, कंकड़ों की जो होती है वो ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जो खादर होता है उसमें छोटे छोटे या महीन कण होते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। जो जलोढ़ मृदाओं की कुछ विशेषताएं तो बताई गई हैं। जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं वह बहुत उपजाऊ होती हैं। मतलब जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जलोढ़ मृदाओं में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इन जलोढ़ मृदाओं में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। मतलब जलोढ़ मिट्टी में ये सारी फसलें की जा सकती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मतलब ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाली होती है, इसमें क्या होता है, बहुत गहन कृषि इसमें की जाती है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अब जाहिर सी बात है, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर मतलब उपजाऊपन, फसल ज़्यादा हो रही है तो जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। उसके बाद अगली मिट्टी है हमारी काली मृदा। ठीक है, काली मृदा देख पा रहे होंगे आप लोग। इन मृदाओं का रंग काला है। मतलब जो काली मृदा है या काली मिट्टी, उसका रंग कैसा होता है, काला। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। मतलब काली मृदा को या काली मिट्टी को रेगर मिट्टी या रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब जलवायु और जनक सेलों का इस मृदा को, इस मिट्टी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बोसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। जो इस तरह की मृदाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र है ना, बोसाल्ट क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो क्षेत्र में ये काली मृदाएं अधिकतर पाई जाती हैं। और लावा
जनक शैलों से बनी हैं। ये काली मृदा है और लावा जनक शैलों से भी बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। ये जो 3-4-5 प्रदेश हैं, इस तरफ ये मृदाएं, ये मिट्टी पाई जाती हैं। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसकी क्या, नमी धारण करने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। जो काली मृदाएं हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेस, मतलब ये सब पौष्टिक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। मतलब जब मौसम गर्म हो या शुष्क हो जाता है तो इससे क्या होता है, इसमें बहुत दरारें सी आ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जो मिट्टी है इसमें थोड़ा सा अगर मतलब गीली होंगी, पानी पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाएगी, उसको फिर उसमें जुताई करना इतना आसान काम नहीं रहता। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। यही कारण है कि इसकी जुताई ऐसे मानसून आता है उससे पहले ही इसको जोत वोत के पूरा तैयार करके फसल करने के लिए, खेती करने के लिए रेडी कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगली है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रबेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। मतलब लाल और पीली मृदा है वो पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रबेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में, मतलब जो लाल और पीली मृदा है उस हिस्से में पाई जाती है जहाँ पर क्या होता है, वर्षा कम होती है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। जो लाल मृदा है वो कहाँ पर, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ की तरफ पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रबेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। मतलब इस मिट्टी में लाल रंग जो होता है वो रबेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। जब इसमें मतलब इस लाल मृदा में जो है जल योजन, मतलब जल जब हो जाता है, जल मिल जाता है इसे, तो ये कैसा हो जाता है, ये पीला हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगली आती है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है। लैटेराइट शब्द जो है कहाँ है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ है ईंट। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं, मतलब ऋतुओं के आने के कारण होता है। मतलब एक तरीके का बहुत ज़्यादा वर्षा, है ना, यह भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाच्छन का परिणाम है। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती रहती है, कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, इसका पीएच मान क्या, 6 से कम, ठीक है, 6 से ज़्यादा होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। इस तरीके की जो मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है ना।
जहाँ यह मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिल जाते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क इस मिट्टी में क्या ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो जीवाणु वगैरह होते हैं इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है ना। इन प्रांतों में ये मिट्टी पाई जाती हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और ये किसकी खेती के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं? चाय या कॉफ़ी की खेती के लिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेटेराइट मृदाएं जैसे ये ना आप देख रहे होंगे। उसके बाद आती है मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल बाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। मतलब कुछ क्षेत्रों में क्या है, नमक की मात्रा बहुत अधिक है, तो वहाँ पर कुछ बाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल बाष्पन दर अधिक है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान मतलब वहाँ का तापमान कैसा होता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर क्या है, जल बाष्पन मतलब जो जल का बाष्पन है उसकी दर ज़्यादा है। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसी मिट्टी, जहाँ मिट्टी गर्म होगी तो वहाँ पर क्या, उस मिट्टी में जीवाणु कम पाए जाते हैं, है ना। तो मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है ना। इस तरह की मिट्टी में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे इस मिट्टी में नीचे खुदाई करेंगे या परतों में देखेंगे तो चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अतः स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इस तरह की जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, अधिकतर राजस्थान के क्षेत्र में लगभग पाई जाती है। अगली मिट्टी है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इस तरह की मृदाएं कहाँ, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार मतलब जैसे वहाँ अगर मौसम थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है या वहाँ का वातावरण बदलता है तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। मतलब ये मृदाएं अगर नदियों के उसमें हैं तो कैसी हैं, सिल्टदार और दोमट होंगी, और जैसे पहाड़ों पर हैं, है ना, ऊपरी ढालों पर हैं तो कैसी हैं, मोटे कणों की होंगी। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। ह्यूमस रहित मतलब वो जीवाणु रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र जो होते हैं उनमें ये इस तरह की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, और लगभग एक दिन में और इसका हम लोग इस पाठ को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद इसके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसमें दूंगा आप लोगों को।
तो आपको वो क्वेश्चन आंसर भी अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद।